अनुसूची नंबर 5 देखते हैं कि जो अनुसूची नंबर 5 में दिया गया है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय राज्यों के छोड़कर अन्य राज्य, इसके अलावा जो अन्य राज्य हैं उनमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख किया गया है अनुसूची नंबर 5 में। उसके आगे है अनुसूची नंबर 6। अनुसूची नंबर 6 में कहा गया है कि जो असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, ये जो 4 राज्य, इन 4 राज्यों के जनजातियों, वहाँ पर जो जनजातियाँ पाई जाती हैं उन जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के प्रावधान दिए गए हैं। यानी स्पेशली अनुसूची नंबर 6 में कहा गया है कि ये जो 4 राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इनके प्रशासन और नियंत्रण का अलग से उल्लेख दिया गया, स्पेशली उल्लेख दिया गया। वैसे फिर अनुसूची नंबर 7 में कहा गया है कि जो हमारे केंद्र और राज्य, हमारे केंद्र में भी शासन होता है और राज्य में भी शासन होता है, तो केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून और राज्य के द्वारा बनाए गए कानून को डिफाइन किया गया है, इसमें परिभाषित किया गया है। कहा गया है कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, जो शक्तियाँ होती हैं उनका आपस में बंटवारा किया गया है कि इस प्रकार के इसमें 3 भाग बांटे गए। 3 भाग में पहला भाग है कि संघ सूची। संघ सूची का है जो केंद्र सरकार उसमें कानून बनाएगी, उसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो संघ सूची है और राज्य सूची है। राज्य सूची है तो राज्य सूची में जो राज्य की सरकारें होती हैं वो अपना नियम कानून या जो भी लागू करती हैं वो राज्य सरकार करती है। उसके अलावा है तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। इसे संसद के द्वारा भी कानून बना सकता है और राज्य विधानमंडल, मतलब राज्य विधानमंडल, जो राज्य की विधानमंडल होती है उसके द्वारा भी कानून बनाया जा सकता है और संसद के द्वारा भी कानून बनाया जा सकता है। इसमें अगर दोनों, देखिए इसमें कहा गया है दोनों कानून बनाएंगे, विवाद की स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। यदि जो समवर्ती सूची में विषय दिया गया है उस पर अगर कोई विवाद होता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार में, तो सबसे ऊपर किसको माना जाएगा? संसद के द्वारा बनाए गए कानून को माना जाएगा। यानी कोई विवाद होता है तो किसका माना जाएगा? जो केंद्र सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा बनाया गया रहेगा कानून, उसे ही लागू किया जाएगा, ना कि राज्य के द्वारा। वैसे राज्य सूची में कहा गया राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा, जो राज्य की विधानमंडल होगी वो कानून बनाएगा। जैसे एग्जाम्पल स्वच्छता हो गया, भूमि हो गया, भूमि सुधार हो गया, कृषि हो गया, पुलिस प्रशासन हो गया, पीटीसी। यानी ये जो कानून है ये किसके? राज्य सूची के द्वारा बनाए जाएंगे। एक इस सूची मतलब ये कानून राज्य सूची के द्वारा बनाए जाएंगे। वैसे ही हमारे केंद्र की संघ सूची है, संघ सूची में हमारे केंद्र सरकार से कानून आते हैं। जैसे संसद कानून बनाएगी, संसद यानी केंद्र सरकार बनाएगी। जैसे अगर रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, शेयर बाजार हो गया, डाक हो गया, बैंकिंग हो गया, जनगणना हो गया, रेलवे हो गया, आज जो इन सब पे जो कानून बनाया जाएगा वो कानून बनाया जाएगा किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा, ना कि राज्य सरकार के द्वारा। इन सब पे कानून बनाने का अधिकार कौन से? संघ सूची के माध्यम से केंद्र सरकार को संसद के द्वारा बनाया जाएगा। वैसे राज्य सूची में राज्य विधानमंडल के द्वारा और समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं। यदि कोई विवाद होता है तो उस विवाद में सबसे मान्य केस का होगा, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसको दी जाएगी? केंद्र सरकार को दी जाएगी, ना कि राज्य सरकार को। फिर इसमें नोट दिया गया जो 42 संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से द्वारा राज्य सूची के 5 विषय, जो 5 विषय हैं वो समवर्ती सूची में डाला गया था। जो राज्य सूची के विषय हैं वो समवर्ती सूची में डाल दिया गया, यानी कि जो राज्यों का अधिकार था उसे हटा के समवर्ती सूची में डाल दिया गया। यानी कि इसमें कानून जो समवर्ती सूची में रहते हैं वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकती है। इसीलिए देखा गया कि जो शिक्षा हो गया, हमारी शिक्षा हो गया, वन हो गया, नापतौल हो गया और वन्य जीव एवं न्याय का प्रशासन, ये पांच विषय जो है 5 से केस में चले गए, समवर्ती सूची में चले गए। अब जब समवर्ती सूची में चले गए तो क्या हुआ? इसमें राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। जब तक इससे ऐसा राज्य सूची में थे तब तक राज्य सरकार ही बना सकती थी। तो शिक्षा में जो व्यवस्था थी, राज्य सरकार कहीं कुछ अच्छा लागू करती, कुछ न करे तो केंद्र सरकार उसमें कुछ कर नहीं सकती। इसीलिए
पढ़ेंगे अनुसूचियों के बारे में। भारत के संविधान में अनुसूचियों का जो उल्लेख किया गया है उसके बारे में आज हम समझेंगे। देखते हैं कि जब संविधान लागू हुआ तो हमारे संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। उसके बाद फिर अनुसूचियाँ जोड़ा गया। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं जो कि संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। आइए देखते हैं हम लोग अनुसूचियाँ। जैसे अनुसूचियाँ हैं, अनुसूचियाँ प्रारंभ में कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं कि 12 अनुसूचियाँ। देखो, संविधान संशोधन के माध्यम से जुड़ी हुई अनुसूचियाँ। नंबर 1, अभी तक 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन उसके बाद 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और 10वीं, 11वीं और 12वीं 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई। जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। जो हमारे संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था, जो कि 9वीं सूची को जोड़ा गया था। उसके बाद दूसरी मतलब 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, वो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। जो हमारे संविधान में दूसरा अमेंडमेंट अनुसूचियों में हुआ वो क्या था? 10वीं अनुसूची के लिए हुआ, जो 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा हुआ। उसके बाद फिर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। ये 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। 73वें और 74वां संविधान संशोधन दोनों एक ही वर्ष में हुआ, 1992 में हुआ। आइए हम देखते हैं प्रथम मतलब महत्वपूर्ण अनुसूचियों के बारे में। उसके बारे में क्या क्या दिया गया है। प्रथम अनुसूची जो है, प्रथम अनुसूची में दिया है राज्य और संघ शासित प्रदेश। जो हमारे राज्य हैं और संघ शासित प्रदेश है उसका उल्लेख किया गया है। दूसरी और जो द्वितीय अनुसूची है, इसका द्वितीय अनुसूची दिया गया महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन। जो हमारे सरकारी कर्मचारी होते हैं, महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं, उनके वेतन का उल्लेख किया गया है अनुसूची 2 में। जो है महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं, वेतनधारी होते हैं। फिर तीसरी अनुसूची दी गई है। तीसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया है कि महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का शपथ, जो हमारे महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं वो शपथ ग्रहण करते हैं इस अनुसूची को अनुसूची तीसरी के अनुसार। और चौथी अनुसूची में दिया गया राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। जो हमारे राज्यसभा होती हैं उनमें सीटों का बंटवारा, जैसे कि यूपी में कितनी राज्यसभा सीटें हैं? 31 है। ऐसे अलग अलग राज्यों की अलग अलग सीटें होती हैं, तो लोगों को चतुर्थ अनुसूची के अनुसार राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया जाता है। आइए देखिए 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में 5 सिस्टर को रखा गया है, 7 सिस्टर को। 8वीं अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है हमारे संविधान में। 8वीं अनुसूची में दिया गया है भारत की जो भाषाएं हैं। मूल हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। उसके बाद संशोधन अमेंडमेंट होते गए। अब वर्तमान में हमारा जो संविधान है उसमें वर्तमान में 22 भाषाएं दी गई हैं, जो कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में क्या बन गई? 22 भाषाएं बन गई। आइए हम देखते हैं कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, जो कि संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई भाषाएं। तो जब संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई भाषाएं, तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं हो गई, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला संविधान संशोधन जो हुआ सिंधी, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ। उसमें इस संशोधन में सिंधी भाषा जुड़ी गई। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा जुड़ी गई। सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था। उसके बाद फिर दूसरा संशोधन हुआ भाषा को जोड़ने के लिए, जो कि है 71वां संविधान संशोधन 1992। जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था वो 1992 में हुआ था। 1992 में जो संशोधन हुआ था उसके माध्यम से हमारे संविधान में कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा, जो कि कोंकणी 16वीं भाषा होगी हमारी, और मणिपुरी क्या होगी? 7वीं भाषा होगी, और नेपाली कौन सी हमारी? 18वीं भाषा होगी। इसके माध्यम से 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन सी? कोंकणी होगी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली होगी, जो कि कोंकणी 16 नंबर पर आएगी और मणिपुर 17वीं, नेपाली 18वीं भाषा होगी। फिर इसके बाद फिर एक और संशोधन किया गया
जो कि था 92वां संविधान संशोधन 2003। हमारे संविधान में 92वां संशोधन किया गया जो कि 2003 में किया गया। उसमें भी भाषाएं जोड़ी गई। कौन सी भाषा जोड़ी गई? बोडो, जो कि हमारी 19वीं नंबर की भाषा बनी। फिर डोगरी भाषा जोड़ी गई और फिर मैथिली जोड़ी गई। तो क्या होगी? बोडो, डोगरी और मैथिली, ये हमारे 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। ठीक, उसके बाद फिर जब इनको ऐड करोगे तो कितनी भाषाएं होंगी हमारे पास? बोडो हो गई, डोगरी होगी, मैथिली हो गई और कौन सी भाषाएं हैं? संथाली हो गई। क्या हमारी भाषा होगी? संथाली भाषा होगी। क्या होगी? संथाली। 22 नंबर की भाषा क्या होगी? संथाली होगी। तो हमारे मूल संविधान, हमारे वर्तमान संविधान में कितनी भाषा होगी? 22 भाषा होगी। आइए हम देखते हैं जो 14 मूल संविधान में पहले जो मूल संविधान था उसकी भाषाएं कितनी थी? 14 थी। तो देखते हैं 14 भाषाएं कितनी, 14 लैंग्वेज थी। जो कि नंबर 1 है असमिया, असमिया हो गया, बंगाली हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, कन्नड़ हो गया, कश्मीरी हो गया, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी भाषा होगी। उसके बाद फिर क्या है? संस्कृत भाषा, जो हमारी संस्कृत भाषा होगी, तमिल भाषा होगी और तेलुगु भाषा होगी। लास्ट में 14 नंबर की भाषा है वो उर्दू होगी। ये हमारे मूल संविधान में पहले से भाषाएं उल्लेखित थी। बाद में इनका संशोधन करने के बाद फिर कौन सी भाषा आ गई? सिंधी भाषा आ गई। सिंधी के बाद कोंकणी भाषा आ गई। कोंकणी के बाद क्या हो गया? मणिपुरी आ गई। मणिपुर के बाद नेपाली भाषा आ गई। नेपाली के बाद बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली भाषा आ गई। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि जो 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई थी, तो हम क्या बताएंगे कि कौन सी भाषा जोड़ी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। अगर ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए कि 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 2003 में हुआ था। उसके द्वारा कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई थी, तो हम क्या कहेंगे कि बोडो हो गई, डोगरी हो गई, मैथिली हो गई और संथाली भाषा जोड़ी गई थी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हमारे वर्तमान संविधान में कितनी लैंग्वेज हैं, तो 22 लैंग्वेज हैं। अगर यही पूछ लिया जाए कि मूल संविधान में कितनी लैंग्वेज हैं, तो कितनी लैंग्वेज होगी? 40 लैंग्वेज होगी, 140